जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। कल रात से कोहरे की चादर घनी होती चली जा रही है और इसके कारण वाहनों की आवागमन में भी दिक्कत आ रही है। वाहन चालक हेडलाइट के साथ अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर दृश्यता शून्य होने के कारण वाहन भिड़ने की भी खबरें लगातार आ रही हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी आधा दर्जन वाहन कल आपस में भिड़ गए। अन्य मार्गों पर भी यही स्थिति रही। अलग अलग मार्गों पर 50 से अधिक वाहनों के टकराने से 13 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है। रोडवेज ने एहतियात के तौर पर रात में सफ़र को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के करीब 50 जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है और यह कहा गया है कि जिसकी वजह से दृश्यता शून्य रह सकती है। हरदोई में भी मौसम ने करवट ली है और सर्दी लगातार बढ़ रही है। कल सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा। वाहन रेंगते नजर आए। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे के चलते दृश्यता 50 मीटर तक रह गई है। कल शाम को भी गलन बढ़ने से लोग आग का सहारा लेते नजर आए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें और सजग रहने की भी ज़रूरत है। उन्होंने जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि देश की रक्षा करने के साथ साथ देशवासियों का दिल जीतना भी सैनिकों की जिम्मेदारी है। ऐसी कोई चूक नहीं होनी चाहिए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। उन्होंने सैनिकों से कहा कि हम युद्ध भी जीतेंगे और आतंकियों का सफाया भी करेंगे। पुंछ में आतंकी हमले में 4 जवानों के बलिदान होने व 3 ग्रामीणों की मौत के बाद राजौरी पहुंचे रक्षा मंत्री ने सुरक्षा हालात की समीक्षा भी की। स्वास्थ्य विभाग ने हरदोई में जिम्मेदारों की लापरवाही पर मंशा लगाने की जो प्रयास था उसको अभी पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं। गंभीर मरीजों को लखनऊ की दौड़ अभी भी लगानी पड़ रही है। पहले मेडिकल कॉलेज इस उद्देश्य से बना था कि यहाँ से लखनऊ लोग अब नहीं जाएंगे और हरदोई से शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर 2016 में ट्रामा सेंटर की स्थापना भी कराई गई थी, लेकिन 7 वर्ष बाद भी मरीजों का इस ट्रामा सेंटर का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब ट्रामा सेंटर बंद है, डॉक्टर व स्टाफ का पता नहीं है और उपकरण भी गायब हो गए हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज से रेफर ज़्यादातर मरीज रास्ते में दम तोड़ देते हैं। हरदोई लखनऊ मार्ग पर नया गांव में 3 करोड़ की लागत से ये ट्रामा सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर उपकरण व डॉक्टर स्टाफ की तैनाती थी। संचालन के समय कुछ दिन ओपीडी चलती भी रही, लेकिन एक भी मरीज भर्ती नहीं हो सका। कोरोना की दूसरी लहर में ट्रामा सेंटर के प्रभारी की मौत हो गई थी। इसके बाद से खुद वो ट्रामा सेंटर लगभग बंद हो गया। डॉक्टर व स्टाफ इधर उधर चले गए। लोगों की माने तो यहाँ के बेड व वेंटिलेटर, अन्य उपकरण तक भी अब नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं। ट्रामा सेंटर का संचालन न होने से मेडिकल कॉलेज से प्रतिदिन सिर में गंभीर चोट व अन्य तरह के मरीज इस समय लखनऊ रेफर किए जा रहे हैं। हरदोई में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए छात्रों पर अब पढ़ाई का बोझ कम होगा। नए सत्र से 9वीं से 12वीं कक्षा तक कुल 8 सेमेस्टर में पढ़ाई और परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यही नहीं, विज्ञान, कला व वाणिज्य वर्ग को समाप्त कर एक ही वर्ग का कोर्स चलाया जाएगा, जिनमें बोर्ड के सभी विषय शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा की तरह अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में बदलाव की योजना बनाई गई है। शिक्षा विभाग के मुताबिक सेमेस्टर में 50 नंबर के सवाल प्रयोगात्मक होंगे। इनमें से 20 अंक के सवालों के जवाब OMR शीट पर देने होंगे। वहीं 50 नंबर की लिखित परीक्षा होगी।
लिखित परीक्षा में भी सवालों में विकल्प दिए जाएंगे। संबंधित विकल्प में से किन्हीं एक का जवाब परीक्षार्थी को देना होगा। प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें कोहरा पड़ने व दृश्यता कम होने पर नहीं चलाई जाएंगी। प्रबंध निदेशक ने यात्रियों व ड्राइवर कंडक्टरों को सुरक्षित रखने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सभी क्षेत्रीय और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों और सेवा प्रबंधकों को भेजे आदेश में लिखा गया है कि बसों में 50% से कम यात्री होने या कोहरे में दृश्यता न होने पर बसों का संचालन रोका जा सकता है। बसों को बस स्टैंड, टोल प्लाजा व तय हॉल्ट स्थानों पर ही रोका जाए। अनसुनी पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रदेश में रबी फसल की बुआई की स्थिति गत वर्ष से इस बार अच्छी देखी जा रही है। अब तक इस वर्ष के लिए तय लक्ष्य 134 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 127 लाख हेक्टेयर में बुआई का कार्य किया जा चुका है। यह तय लक्ष्य का 95% से अधिक है। गत वर्ष समान अवधि में 121.60 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। सबसे अच्छी जो रबी की फसल में बुआई की स्थिति है वो मसूर की और राई सरसों की, इसके अलावा अलसी की है। और चने की भी स्थिति बहुत अच्छी है। इस बार बुआई अधिक हुई है। और जब से मिलेट्स भोजन की बात की जा रही है तब से जौ की बुआई भी जो तय लक्ष्य था उससे 98% लगभग बुआई हुई है। गेहूं की बुआई भी लगभग 92.62% हुई है। हरदोई में 5.54 लाख बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। विटामिन ए संपूर्ण अभियान बुधवार यानी कि कल हरदोई में शुरू हुआ, जिसके तहत 9 से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। इस बार 5.54 लाख बच्चों को यह दवा पिलाने का लक्ष्य है। जिला महिला चिकित्सालय में बच्चों को विटामिन ए की दवा कल पिलाकर इसका उद्घाटन किया गया और बच्चों को विटामिन ए की दवा जरूर पिलाने का अपील भी की गई है। यह विटामिन ए की दवा अंधेपन, रतौंधी, कुपोषण, निमोनिया, छाती के संक्रमण सहित अन्य बीमारियों से रोगी को बचाता भी है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी विटामिन ए से बढ़ती है। इससे बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ते। 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक जरूर पिलाएं। हरदोई के पिहानी में एक मजदूर ने वो करके दिखाया जिसकी किसी को आशा भी नहीं थी और उसने मशरूम की खेती से स्वयं ही नहीं रोजगार पाया बल्कि वो गांव के अन्य 22 लोगों को भी रोजगार देने की स्थिति में आ गया। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही कि अब युवा रोजगार पाने वाले नहीं रोजगार देने वाले बने, तो पिहानी के ऐसे ही मजदूर के एक बारे में बता रहे हैं हम, जिन्होंने वहाँ मजदूर से मालिक बन गए। हरदोई के पिहानी ब्लॉक के पहाड़पुर गांव में देवेश कुमार ने पहले मशरूम बनाना सीखा, फिर गांव लौटकर सब कुछ दांव पर लगा दिया और मशरूम की खेती शुरू की। आज वह खुद आत्मनिर्भर हैं, साथ ही साथ गांव के 22 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। कक्षा 8 पास हैं देवेंद्र। हरियाणा में गए थे एक नर्सरी में और वहां काम करके 9,000 रुपये महीना मजदूरी करते थे। वहीं उन्होंने मशरूम की खेती करना सीखा और उसके बाद में मशरूम पैदा कराने की बारीकियां भी सीखी। पहली बार प्रयोग में 5 कुंटल भूसा खरीदकर उसकी कंपोस्ट खाद तैयार की और घर के पास दूसरे खेत में 30 बाई 60 वर्ग के जगह में उन्होंने बल्लियाँ लगाकर और तिरपाल लगाकर झोपड़ी नुमा बनाकर के और फिर उसमें मशरूम उगाए। प्रयोग उनका कामयाब हुआ तो उनकी हिम्मत और आगे बढ़ी और नौकरी छोड़कर गांव में मशरूम की खेती करने की ठानी। देवेश के अनुसार इसके लिए उन्होंने अपने संसाधन धन की आवश्यकता को भी परिवार और रिश्तेदारों से उधार मांगकर पूरा किया और गांव में कंपोस्ट खाद तैयार की, फिर चैम्बर उसका बनाया और जब उनके पास संसाधन नहीं थे तो अधिकतर जुगाड़ से उन्होंने काम चलाया। हरियाणा से वो बीज लेकर के आए मशरूम का और उससे उन्होंने यहाँ पर मशरूम की खेती की, जो अब आसपास के गाँवों में भी और लोग वहाँ से आकर के मशरूम ले जाते हैं। काम बढ़ा तो गांव के बेरोजगारों को भी उन्होंने, ऐसे थे जो 22 लोग थे जिनको उन्होंने रोजगार दिया।
सभी लोग वहां सुबह आकर मशरूम लेकर बेचने चले जाते हैं। रोजाना 250 से 300 रुपए की बचत वो कर लेते हैं। तो और लोगों के भी लिए भी ये देवेश इस तरीके का एक उदाहरण है कि लोग अगर किसी बात को ठान लें तो उसको कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बनाए रखकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। हरदोई में शैक्षिक सत्र 2023-24 में परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प हुआ। इसके साथ ही स्मार्ट कक्षाओं का संचालन किया गया। वहीं माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 55 में राजकीय व एडेड विद्यालयों की हालत सुधारने को काम शुरू हुआ, जबकि 2 पीएम श्री विद्यालय चयनित हुए। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में उम्मीद के मुताबिक सुधार होता अभी नजर नहीं आ रहा है। ये बात अफसरों के निरीक्षण में खुलकर सामने आई है। शैक्षिक सत्र में अफसरों ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर अब प्रयास तेज किए हैं, जिसके परिणाम इस सत्र में मिल सकते हैं। चालू शैक्षिक सत्र में हरदोई के 25 महाविद्यालयों में अब स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे और ये स्मार्टफोन शासन ने 6,677 प्राप्त कर लिए हैं शासन से। स्मार्टफोन का वितरण कल से कॉलेजों में कराया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने इसके लिए कॉलेजवार वितरण का शेड्यूल तय कर दिया है, जिसके नोडल अधिकारी भी नामित कर दिए गए हैं। और सीडीओ हरदोई की सौम्या गुरुनानी ने बताया है कि शासन ने पोर्टल पर पंजीकृत विद्यार्थियों को स्मार्टफोन कराए जाने के लिए नोडल कॉलेज महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को ये प्राप्त करा दिए हैं। नगरीय निकायों की भांति गांव में भी कूड़ा निस्तारण के अब इंतजाम कराए जा रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसे निर्माण कराने के साथ ही कूड़ा एकत्र करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इससे ग्रामीणों को भी कूड़ा फेंकने के लिए अब कहीं जाना नहीं होगा। घरों से ही ठिलिया के माध्यम से कूड़ा को इकट्ठा किया जाएगा, जिससे गांव में साफ सफाई रहे, लोगों को सुविधा सहूलियत और पंचायत की आमदनी भी इससे बढ़ेगी। पंचायती राज विभाग की ओर से स्वच्छ भारत मिशन में 969 गांवों में रिकवरी रिसोर्स सेंटर की स्थापना के लिए 56.24 करोड़ रुपए के खर्च की अनुमति जारी कर दी गई है। गांव को साफ सुथरा और खुले में शौच मुक्त की श्रेणी में लाए जाने के लिए राजस गांव में रिकवरी रिसोर्स सेंटर की स्थापना भी कराई जा रही है। अब सर्दियों इस समय बढ़ रही हैं और लोग काफ़ी ठिठुर रहे हैं, तो लोगों के लिए अलाव जलाए जाएंगे जो उनकी अब अलाव की सेल्फी भी कर्मचारी देंगे, जिससे कि ये साबित हो सके कि हाँ कर्मचारियों ने अलाव जलाए भी हैं। सर्दियों से बचाव के लिए अब कागजों पर बिना जले अलाव की रिपोर्ट राजस्व और नगरीय निकाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं दे पाएंगे। अलाव की सेल्फी के साथ ही ताप रहे लोगों के नाम और मोबाइल नंबर भी सत्यापन कर्मियों से लिए जाएंगे। प्रारूप पर प्रतिदिन रिपोर्ट लेने के साथ ही इसकी क्रॉस चेकिंग भी की जाएगी। सर्दियों से बचाव के लिए आमजन की सुविधा और सहूलियत के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नगरीय निकाय और राजस्व विभाग की ओर से अलाव जलाए जा रहे हैं। अलाव नियमित रूप से लगवाते हुए जलवाए जा रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी प्रतिदिन अब जो कर्मचारी सेल्फी देंगे उससे सत्यापन किया जाएगा। हरदोई में शुद्ध पेयजल के लिए जल संचयन और संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर योजना चला रही है और सभी को पानी का उपयोग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कल इस प्रकार की बैठक में विकास भवन में ये बात कही गई। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना की जनपद स्तरीय कार्यशाला में इसकी समीक्षा भी की गई और इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि हरदोई के संसद सदस्य जयप्रकाश ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ भी किया। उन्होंने राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन के स्टॉल का अधिकारियों के साथ जायजा भी लिया और उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए कि जल के कार्य जो इस समय हो रहा है उसमें पाइपलाइन डालने के लिए जिन सड़कों को तोड़ा जाए उन्हें पाइपलाइन डालने के बाद कार्यदायी संस्था से दोबारा ठीक कराया जाए। जिन सड़कों को ठीक न किया गया हो उनका भुगतान रोक दिए जाने की बात भी संसद सदस्य ने उस बैठक में कही है। हरदोई में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के हाथ पीले करने वाले 747 अभिभावकों को
1.49 करोड़ की अनुदान राशि जारी की गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से कोषागार के माध्यम से खातों में ये राशि जारी कर दी गई है। शाकाहारी भोजन बहुत आवश्यक है और जो शोध हुए उनमें ऐसा पता लगा है कि शाकाहारी भोजन से कैंसर और हृदय रोग का खतरा कम होता है। शाकाहारी भोजन अपनाने से हृदय रोग और कैंसर का खतरा कम हो सकता है। यह बात ऑस्ट्रेलिया के डीकन यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध में सामने आई है और इस शोध में जो अध्ययन हुआ है उसके अनुसार लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए कोई त्वरित समाधान नहीं है, पर भोजन का स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सबूतों से ये पता चलता है कि पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार खाना स्वास्थ्य और दीर्घायु से जुड़ा है। यदि पौधे आधारित खाद्य पदार्थ अधिक और गोमांस प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ चीनी व नमक कम खाते हैं तो हृदय रोग और कैंसर सहित कई बीमारियों से बचा भी जा सकता है। पौधे आधारित खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों के अलावा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और फाइटोकेमिकल्स इसमें होते हैं और फाइबर भी भरपूर होते हैं। यह सब उम्र बढ़ाने के साथ हमारी कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से भी यह बचाता है। जलवायु परिवर्तन की बहुत बात की जा रही है और जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व चिंतित है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से यूरोप में बर्फबारी में 53% की कमी आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। वैश्विक तापमान अगर पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो यह संकट खड़ा हो सकता है। स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय में एक अध्ययन किया गया और उस अध्ययन में ये बात सामने आई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ के मुताबिक यदि ऐसा हुआ तो इससे स्कीइंग खेल का आश्रित और $30 अरब का उद्योग खत्म हो जाएगा। जवानी की भी एक बहुत बड़ी बीमारी होती है कि आदमी अपनी बात को भूलने लग जाता है और इसे डिमेंशिया कहते हैं। ये इस पर अध्ययन हुआ और शोध हुआ। शोध में ये बात सामने आई कि डिमेंशिया के 15 जोखिम कारकों की पहचान अब की गई है कि कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भूलने की आपको आदत बन जाती है। यदि इन कारकों पर ध्यान देकर अपनी दिनचर्या में बदलाव किया जाए तो डिमेंशिया से बचा जा सकता है। पहली बार यह शोध हुआ है कि जब किसी अध्ययन में यह संकेत दिया गया है कि स्वास्थ्य पर ध्यान देकर भी इस बीमारी के जोखिम को कम किया जा सकता है। जिन लोगों ने शोध किया है उनका ये कहना है कि यदि 65 वर्ष से पूर्व इस बीमारी के लक्षण सामने आने लगें तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए शराब के सेवन से दूरी और लोगों से मिलना जुलना फ़ायदेमंद हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं ये जो बीमारी होती है डिमेंशिया की, इसके लक्षण क्या है। इसमें नाम और चेहरे को याद करना आदमी को मुश्किल हो जाता है, यानी कि वो नाम और चेहरा भूल जाता है। चीज़ों को रखकर बहुत जल्दी यदि कोई भूल जाता है तो भी ये डिमेंशिया का लक्षण है। और कोई निर्णय आपको लेना है उसमें देरी हो रही है तो ये भी डिमेंशिया का लक्षण है। और बातचीत के बीच में अक्सर कोई बात भूल जाए तो ये भी डिमेंशिया का लक्षण है। अब ये अगर लक्षण हैं तो उसके कारक क्या हैं, जिन 15 कारकों का पता अब लगाया गया है। तो ये कारण किस वजह से ये होता है, या तो शराब का अधिक सेवन करने वाले, खराब आर्थिक स्थिति वाले, आनुवंशिक वजह हो सकती हैं, सामाजिक अलगाव एक कारण हो सकता है और मधुमेह भी इसका एक कारण हो सकता है। विटामिन डी की कमी भी इसका एक कारण हो सकती है। अवसाद यानी कि डिप्रेशन भी इसका एक कारण हो सकता है। स्ट्रोक, सुनने में समस्या, हृदय रोग और प्रोटीन की कमी भी इसका एक कारण हो सकता है। जागरूकता की कमी की वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है। खराब जीवन शैली अगर है और उसमें हाथों का कमज़ोर अगर कोई हो जाता है और आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन अगर किसी को है तो ये भी एक डिमेंशिया का लक्षण है। और डिमेंशिया के लक्षणों से आप अपने को, अपनी जीवन शैली को सुधार करके इसको बचा भी सकते हैं। तो आइए, अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 FM।